अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। माई सेल्फ कुणाल एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के मेडिकल क्लासेस में। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लड। जी हाँ, ब्लड, रक्त। ठीक है, किसे कहते हैं ब्लड, किसे कहते हैं रक्त, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम एक टर्म के बारे में जान लेते हैं, हेमेटोलॉजी। ठीक है, क्या होती है हेमेटोलॉजी? हेमेटोलॉजी क्या होती है? वह ब्रांच, वह शाखा, मेडिकल साइंस की वह ब्रांच, वह शाखा जिसमें हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? ब्लड, या फिर जिसमें ब्लड की स्टडी की जाती हो उसे क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। ओके, क्लियर है? एंड फादर ऑफ हेमेटोलॉजी कौन है? विलियम ह्यूसेन। ठीक है, विलियम ह्यूसेन कौन है? फादर ऑफ हेमेटोलॉजी। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ ब्लड। तो जो अगर प्रॉपर ब्लड की डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या होगी? ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या सर्कुलेट्स करता है किसमें? क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। एक यहाँ पे वर्ड आया है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें क्या है कि ओपन सर्कुलेशन होता है, मींस उनमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, ब्लड डायरेक्टली फ्लो होता है एंड सारे ऑर्गन जो होते हैं वो उस ब्लड में डूबे हुए होते हैं। तो वो क्या हो गया? ओपन सिस्टम। बट वर्टिब्रेट्स में, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में क्या होता है? ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, जैसे कि आर्टरी एंड वेन्स। ठीक है, तो इनमें ब्लड फ्लो करता है। इसकी वजह से ये क्या हो गया? एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो ब्लड की डेफिनेशन क्या हुई कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक? इसके बाद में एक लाइन लिखी है यहां पे कि मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू। मोस्ट अबेंडेंट का मतलब क्या हुआ? जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाए, जो सबसे ज्यादा हो, ऐसे टिश्यू को क्या बोलेंगे? मोस्ट अबेंडेंट। ठीक है, तो मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू ह्यूमन टिश्यू में, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। एंड ब्लड भी क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ब्लड की वॉल्यूम क्या होती है, ब्लड की मात्रा कितनी होती है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में कितना ब्लड पाया जाता है? ठीक है, तो कितना ब्लड पाया जाता है? 8% ऑफ बॉडी वेट। मतलब कि जिस ह्यूमन का अपन ब्लड वॉल्यूम निकाल रहे हैं उस ह्यूमन का जो बॉडी वेट है उसका 8% ही क्या है? वो ब्लड की वॉल्यूम है। फॉर एग्जाम्पल एक 100 kg का, एक 100 किलो का क्या है? पर्सन है। ठीक है, अब अगर किसी ने हमें बोला कि इसकी ब्लड वॉल्यूम निकाल के बताओ कि इसमें ब्लड वॉल्यूम कितना है, तो इसका 8% कितना हो जाएगा? 8 लीटर। ठीक है, तो क्या हो गया? 8 लीटर इसमें ब्लड वॉल्यूम है। बट अगर एवरेज की बात की जाए तो एवरेज कितना होता है? 5 लीटर्स। ओके, 5 लीटर एवरेज ब्लड होता है। किसमें? ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर एक एवरेज ब्लड की वॉल्यूम होती है। उसमें भी अगर कोई न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न बेबी, उसमें 100 से 250 ml तक एवरेज ब्लड की वॉल्यूम मापी जाती है। किसमें? न्यूबॉर्न बेबी में, जो रिसेंटली बोर्न हुआ हो। इसके बाद में अगर हम बात करें कलर की, कि ब्लड का क्या कलर होता है, वो कैसा दिखता है, तो ब्लड का कलर क्या होता है? ब्राइट रेड। ब्राइट रेड मींस गहरा लाल। गहरा लाल किसकी वजह से होता है? ब्राइट रेड क्यों होता है? क्योंकि एक प्रोटीन होता है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, जिसको क्या बोलेंगे हम? हीमोग्लोबिन या फिर HB, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ओके, हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? जो ब्लड है उसका कलर क्या होता है? ब्राइट रेड कलर होता है। ये बाद में डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कलर रेड हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में बात करते हैं कि नॉर्मल हेमोग्लोबिन कितना होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो ये वेरी करता है मेल से फीमेल में। मेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, मेल में कितना होता है हेमोग्लोबिन? 13 से 16 mg/dl। mg/dl मींस मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये इसको मापने की इकाई है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो मेल में कितना होता है? 13 से 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो कि एज कंपेयर टू फीमेल ज्यादा है। फीमेल में कितना? 11 से 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन हमेशा फीमेल में कम होता है एंड मेल में हमेशा ज्यादा होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में अपन बात करते हैं पीएच की, कि ब्लड का पीएच क्या होता है। पीएच क्या होता है?
पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि H+ आयंस की कंसेंट्रेशन कितनी है ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड का पीएच की अगर बात करें तो 7.35 से लेके 7.45 ब्लड का पीएच माना जाता है, और एवरेज हम लोग 7.4 भी बता सकते हैं कि 7.4 एवरेज ब्लड का पीएच माना जाता है। आई थिंक ये इंडिया में सबसे मोस्ट क्वेश्चन होगा, मतलब कि हर एग्जाम में देखा जाता है एग्जाम कि रक्त का पीएच बताओ, ब्लड का पीएच बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 ब्लड का पीएच होता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि ब्लड की फॉर्मेशन, ब्लड कहां पे बनता है, ब्लड कहां पे बनता है, ठीक है। तो ब्लड कहां पे बनता है, जो एडल्ट होते हैं उनमें बोन मैरो में, चाइल्ड्स में भी मोस्टली बोन मैरो में ही ब्लड बनता है, बट जो न्यू बोर्न है या फिर जो रिसेंटली बोर्न हुए उनमें क्या है कि बोन मैरो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, तो कुछ पार्ट ब्लड का लीवर में भी फॉर्म होता है, ओके। तो बट मोस्ट कॉमनली अगर अपन से पूछा जाए कि ब्लड कहां पे फॉर्म होता है, कहां पे बनता है, तो कहां पे बनता है, बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ब्लड के बारे में कुछ बेसिक सा नॉलेज था। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि ब्लड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ह्यूमन बॉडी में ब्लड क्यों होता है, क्या काम करता है ऐसा जिससे कि ब्लड की बहुत ज्यादा नीड होती है ह्यूमन बॉडी में, ब्लड के बिना ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं ब्लड के, क्या क्या काम करता है, तो अभी वो डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड, कि ब्लड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो फंक्शन आता है ब्लड का वो क्या आता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मींस ब्लड जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करता है, आदान प्रदान करता है, किस किस के बीच में, ठीक है। तो दो आते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ, जब भी हमने गैसेस इनटेक किया, अंदर किया, इनहेलेशन किया, ठीक है। सपोज मैंने ऑक्सीजन को अंदर लिया या फिर सारा मिक्सचर को अंदर लिया मैंने गैसेस का, ठीक है। तो सारा मिक्सचर कहां पे जाएगा, मेरे लंग्स में जाएगा, ठीक है। अब लंग्स से ब्लड में जो ट्रांसफर होगा गैसेस का, वो किसके द्वारा होगा, ब्लड के द्वारा। भाई जो भी गैसेस लंग्स में पहुंची उसको कौन ले लेगा, ब्लड ले लेगा, ठीक है। अब वो गैसेस कहां पे प्रेजेंट है, लंग्स में, लंग्स से गैस ब्लड में आ गई, सॉरी, ठीक है। तो ब्लड में प्रेजेंट है गैसेस। अब इंटरनल रेस्पिरेशन मींस जो ब्लड में जो गैसेस हैं वो कहां पे चली जाएंगी, टिश्यू के अंदर या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मींस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल मींस लंग्स से ब्लड में जाना गैसेस का, एंड ब्लड से टिश्यू में जाना गैसेस का, उसको क्या बोल देंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो क्लियर है, ये फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये किसका फंक्शन है, ब्लड का। फिर सेकंड फंक्शन की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, एक्सक्रीशन, मींस जो ब्लड जो है वो एक्सपीरियंस का बहुत मेन फंक्शन करता है। एक्सक्रीशन कैसे करेगा वो, जो भी CO2 गैसेस है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर बात करें, लंग्स ने O2 को तो प्योरीफाई कर लिया एंड O2 को ब्लड में डाल दिया, बट लंग्स ने एक्सक्रीट क्या करेगा, लंग्स CO2 एक्सक्रीट करेगा, या फिर अदर जो भी सेल्स, जो भी ऑर्गन्स ऑक्सीजन का यूज में लेंगी, ऑक्सीजन को यूज में लेके एंड जो अदर गैसेस बची है CO2 वगैरह वो ब्लड में छोड़ देंगी, एंड फिर ब्लड क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा, ठीक है। और जो भी साइकिल चलेंगी, यूरिया साइकिल, सपोज जो भी साइकिल चलती है तो उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, सपोज यूरिया, यूरिक एसिड, तो इनको भी ब्लड क्या है, एक्सक्रीट आउट करेगा फ्रॉम द बॉडी, किडनी तक ले जाएगा और एक्सक्रीट आउट करेगा। आपने सुना होगा कि नेफ्रॉन होता है, ठीक है, नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन में क्या होता है, यहां पे ब्लड वेसल होती है, एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल, ए एंड ई, एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। तो यहां पे क्या है कि ब्लड ही क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको ग्लोमेरुलस में डालता है और वो फिल्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। तो ब्लड का एक मेन काम और क्या हो गया, एक्सक्रीशन, CO2, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा का एक्सक्रीशन करता है ब्लड, ठीक है। फिर थर्ड फंक्शन आता है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। जो ब्लड होता है, ब्लड क्या करता है, वाटर बैलेंस, वाटर की लेवल को भी ह्यूमन बॉडी में मेंटेन करके रखता है, उसको बैलेंस करके रखता है, ठीक है। आफ्टर देन फोर्थ फंक्शन इज डिफेंस। ब्लड जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में डिफेंस का काम करता है। सपोज अपनी ह्यूमन बॉडी में कोई भी फॉरेन पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी की भी एंट्री हुई, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट फाइट कौन करेगा, ब्लड में जो प्रेजेंस है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगी, डिफेंस करेंगी और जो माइक्रोब्स हैं उनको किल कर देंगी, ठीक है। अभी हम अगर ब्लड
कंपोजिशंस पढ़ेंगे तो उसमें WBC के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे और पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि WBC कैसे डिफेंस पावर करती है, कैसे माइक्रोब्स को किल्स करती है। ठीक है, तो अभी तो एक फंक्शन याद रखो कि फंक्शन क्या है, डिफेंस पावर फंक्शन है। इसके बाद में नेक्स्ट 5th फंक्शन आता है कोगुलेशन या फिर क्लोटिंग। आपने कभी सोचा है कि हमें कभी भी चोट लग जाती है या फिर कोई भी इंजरी हो जाती है, ट्रोमा हो जाता है, तो ब्लड फ्लो होने लग जाता है, तो ब्लड अपने आप ही स्टॉप क्यों होता है? भाई ऐसा तो है नहीं कि पूरा ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ब्लड आप देखते हो कुछ समय के बाद में एक थक्का जम जाता है, ब्लड फ्लो नहीं होता, वहीं पे रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंस होती हैं, प्लेटलेट्स एंड क्लोटिंग फैक्टर्स। क्लोटिंग फैक्टर्स फॉर एग्जांपल कैल्शियम, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिब्रिनोजन। तो ये प्लेटलेट्स एंड क्लोटिंग फैक्टर्स मिलके क्या करती हैं, एक फिब्रिन का क्लोट बना लेती हैं, एक जाल बना लेती हैं अपनी वेसल्स के अराउंड, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल से बाहर नहीं जा पाता और क्या हो जाता है, ब्लड को प्रिवेंट किया जा सकता है ज्यादा फ्लो होने से, ज्यादा लॉस होने से। ठीक है, तो एक काम क्या हो गया, कोगुलेशन, और फिर क्लोटिंग, ये भी एक क्या हो गया, ब्लड का फंक्शन हो गया। ये सारा हम लोग कहां पे पढ़ेंगे, क्लोटिंग कैस्केड आता है हेमेटोलॉजी में एक टॉपिक, जहां पे पढ़ा जाता है कि कैसे ब्लड क्लोट होता है और कैसे ब्लड लॉस को रोका जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में 6th फंक्शन आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ब्लड जो होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी में नॉर्मल, कितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो बॉडी टेम्परेचर है उसका कौन रेगुलेट करता है, ब्लड। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बाद में 7th पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, विटामिन एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, बॉडी में कभी भी नीड होती है किसी भी मिनरल्स की, हॉर्मोन्स की, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे कौन ट्रांसफर करेगा, ब्लड ही ट्रांसफर करेगा उनको। ठीक है, तो ये भी एक ब्लड का फंक्शन हो गया। इसके बाद में 8th पॉइंट आता है मेंटेन एसिड बेस बैलेंस बाय हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है, एसिड बेस बैलेंस को भी बनाए रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में 9th एंड लास्ट फंक्शन आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे कोई भी केमिकल्स या फिर एसिड जो किस में हेल्प करें, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करें, डाइजेशन में हेल्प करें ह्यूमन के, तो उनका ट्रांसफर भी कौन करता है, ब्लड ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस थे ब्लड के जो क्या है कि अपनी बॉडी में बहुत यूजफुल होते हैं, ब्लड नेसेसरी होते हैं ब्लड के लिए। ठीक है, एक चीज बताना भूल गया मैं फ्रेंड्स कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज वगैरह ये सारी लगभग किसके द्वारा होती हैं, लगभग आरबीसी के द्वारा होती हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके फंक्शन हो गए, ब्लड के नॉर्मल फंक्शन हो गए ऊपर से। और इसके बाद में अगर अपन बात करेंगे तो करेंगे कंपोजिशंस ऑफ ब्लड, भाई ब्लड किस किस से मिलके बना हुआ होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड किस किस से मिलके बना हुआ होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो ब्लड में 55% क्या होता है, प्लाज्मा या फिर लिक्विड पार्ट हो सकता है। ठीक है, 55% क्या होता है, प्लाज्मा या फिर लिक्विड पार्ट होता है। ओके, इसके बाद में अगर अपन बात करें कि 45% क्या होता है, सॉलिड्स। सॉलिड मींस सेल्यूलर पार्ट। अगर ब्लड को हम दो भागों में डिवाइड करें, एक सॉलिड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट तो क्या हो गया, सेल्यूलर, जिसमें बॉडी की सारी सेल्स आ गई, एंड लिक्विड पार्ट क्या हो गया, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कितना होता है, 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% सेल्यूलर पार्ट। ठीक है, कोई कोई बुक्स में यह भी बताया जाता है कि 55 से 60% प्लाज्मा एंड 40 to 45% सॉलिड्स। वो भी राइट है, बोथ आर राइट। ओके, इसके बाद में सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड पार्ट को। प्लाज्मा या फिर लिक्विड पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं सेल्यूलर पार्ट या फिर सॉलिड पार्ट को। ओके फ्रेंड्स, सॉलिड पार्ट को मेनली 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड में। ठीक है, कौन कौन सी, पहली इरिथ्रोसाइट्स, जिसको क्या बोलते हैं हम, आरबीसी भी बोल सकते हैं। सेकेंड ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट मीन्स WBC, एंड थर्ड वन इज थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स मीन्स प्लेटलेट्स। ठीक है, तो एक बार मैं बेसिक फंक्शन बताऊंगा इनका, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें डीपली हर एक चीज के बारे में स्टडी करेंगे। इरिथ्रोसाइट अलग टॉपिक, न्यूट्रोफिल अलग टॉपिक, हर चीज के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। बट एक बार अभी मैं जनरल बातें बता रहा हूं। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स क्या होती है, WBC, जिनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 4 से 6 मिलियन क्यूबिक पर mm। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज को ट्रांसपोर्ट ये करती हैं आरबीसी। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसके बाद में बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स मींस WBC।
WBC कितनी होती है? 4000 से 11000 क्यूबिक पर mm। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? जैसा कि हमने ब्लड के फंक्शंस में पढ़ा था, इसका मेन फंक्शन होता है डिफेंस पावर, डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोसेस करना एंड फॉरेन माइक्रोब्स पैथोजेंस को किल करना। एंड थर्ड वन इज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स मीन्स प्लेटलेट्स। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 से 3 लाख क्यूबिक पर mm, ये इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इनका क्या काम होता है प्लेटलेट्स का? क्लोटिंग करती हैं ये, ठीक है, जिससे क्या है कि ब्लड का लॉस ना हो, एक्स्ट्रा ब्लड बॉडी से बाहर फ्लो ना हो। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में अब हम ल्यूकोसाइट्स के पार्ट्स पढ़ते हैं, WBC के पार्ट्स पढ़ते हैं कि WBC को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो WBC को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पे? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंस है या नहीं है। ग्रेन्यूल्स मतलब एक आप दानेदार स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, और डीप अपन जब पढ़ेंगे, जब ग्रेन्यूल्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो ग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हो एग्रेनुलोसाइट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करें ग्रेनुलोसाइट्स की, तो यह भी 3 टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये एलर्जिक कंडीशन में, जैसे कि हिस्टामिन सीक्रेट करती हैं, एलर्जिक कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती हैं, स्नीजिंग वगैरह इनकी वजह से आती है, ये सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं एलर्जिक कंडीशंस में, ये सारे इनके फंक्शंस होते हैं, ये अपन डीप पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में आती है एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो एग्रेनुलोसाइट्स भी 2 टाइप की होती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स की बात करें, ये सबसे बड़ी WBC होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी WBC कौन होती है, सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट कौन होती है? तो कौन होती है? मोनोसाइट। ओके, मोनोसाइट लार्जेस्ट WBC होती है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है? ये फेगोसाइटोसिस करती है, मींस कोई भी फॉरेन पैथोजन पार्टिकल को एंगल्फ कर जाती है, निगल जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये क्या हो गया? एग्रेनुलोसाइट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, मोनोसाइट। सेकेंड पार्ट कौन सा था? लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट्स के भी 2 पार्ट हैं, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। ओके फ्रेंड्स, तो T लिम्फोसाइट्स की अगर बात करें अपन, तो T लिम्फोसाइट्स के भी 3 पार्ट हैं, T किलर, T हेल्पर एंड T सप्रेसर। ठीक है, सपोज करो कोई भी फॉरेन पैथोजन पार्टिकल अगर अपनी बॉडी में एंटर हुआ, तो जो T हेल्पर सेल है वो बताएगी कि हाँ कुछ एबनॉर्मलिटीज हो रही है बॉडी में, तो आप कुछ एक्शन लो। ठीक है, T किलर क्या करेगी? जो भी पैथोजन है एक्सटर्नल उसको किल कर देगी, एंड फिर T सप्रेसर क्या कर देगी? उसको रोकने के लिए बोल देगी T सप्रेसर को कि हाँ भाई अब आप रुक जाओ, काम हो चुका है। ठीक है, तो ये सारे इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। एंड जो B लिम्फोसाइट होती है उनके 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल। ठीक है फ्रेंड्स, इनके सारे फंक्शंस, इनकी लाइफ साइकिल, इनकी साइज वगैरह सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले प्लाज्मा ले लेंगे, इरिथ्रोसाइट ले लेंगे, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, सब के बारे में डीप डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसका सॉलिड पार्ट या फिर सेल्यूलर पार्ट। अब हम बात करते हैं इसके प्लाज्मा पार्ट की, ब्लड की प्लाज्मा पार्ट की। ओके फ्रेंड्स, हमने सॉलिड पार्ट की बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा या फिर लिक्विड पार्ट की, जो कि 55% ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसकी कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होता है इसमें? वाटर कितना होता है? 90 to 92%, 90 से 92% क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वाटर प्रेजेंट होता है। इसके बाद में हम गैसेस की बात करें तो गैसेस कौन सी हो जाएगी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये गैसेस सब प्रेजेंट रहेंगी। अपन क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड की कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, और उसमें भी कौन सा पार्ट? लिक्विड पार्ट या फिर प्लाज्मा पार्ट। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में मिनरल सोल्ट्स की बात करें तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसमें मिनरल सोल्ट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा पार्ट में। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में बात करें प्लाज्मा प्रोटीन्स की। जो प्लाज्मा होता है उसमें कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी प्रेजेंस होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी होती हैं? एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती है ब्लड का। ठीक है, एंड फिर आती है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या है? एक क्लोटिंग फैक्टर है, वो जब भी ब्लड लॉस होता है बॉडी में से तो क्लोटिंग के काम में आती है, और क्या करता है? प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस को। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में बात करते हैं ग्लोबुलिन की। ग्लोबुलिन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा।
ठीक है। गामा में कौन सी आती है, जो सारी इम्यूनोग्लोब्यूल्स होती हैं वो गामा में आती है। इम्यूनोग्लोब्यूल्स GAMED, गेम्ड, सारी जो भी इम्यूनोग्लोब्यूल्स एंटीबॉडीज होती हैं वो सारी किसमें आती हैं, गामा प्रोटीन्स में। इनका क्या फंक्शन होता है, ये जब भी कोई फॉरेन एंटीजन आता है बॉडी में तो उसके अगेंस्ट रिएक्शन करती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। तो इनमें ये सारी एंटीबॉडीज रिएक्ट करती हैं फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। ये जो चार्ट है फ्रेंड्स ब्लड का पूरा कंपोजिशंस का, ये पूरी हेमेटोलॉजी की बेसिक चीजें हैं, ठीक है। पूरी हेमेटोलॉजी इस चार्ट के ऊपर डिपेंड है। जो भी हमने अभी सॉलिड पार्ट, सेलुलर पार्ट, प्लाज्मा पार्ट पढ़ा, पूरी हेमेटोलॉजी इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। पूरी हेमेटोलॉजी इसी चार्ट पे डिपेंड है। ये चार्ट बेसिक चीज है। अगर आपका ये पूरा चार्ट क्लियर हो जाएगा स्टार्टिंग से जो भी मैंने बताया, तो पूरी आगे हेमेटोलॉजी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हर चीज के बारे में बस नाम लेते ही समझ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स।